गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे भीड़ में खोया आदमी। भीड़ में खोया आदमी एक कहानी है जो कि पर्वतीय जी अर्थात इनका पूरा नाम है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी। ठीक है, तो ये जो लेखक है आपका, उनका जन्म देखिए यहाँ बताया गया है यहाँ पर कि उनका जन्म जो है 1 जनवरी 1919 को अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो मैंने 1990 मतलब है कि ये आधुनिक युग के कवि हैं, सॉरी लेखक हैं। ठीक है, तो आधुनिक युग के होने के कारण जो आधुनिक युग की जो परिस्थितियाँ थी, समाज में जिन जिन समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर ही विशेष रूप से उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। पर्वतीय जी ने भी पर्वतीय जी जो है प्रेमचंद जी से भी काफ़ी प्रभावित रहे हैं और उनकी रचनाएं जो होती हैं कुछ ना कुछ संदेश जरूर देती है हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं उनकी स्टोरी। आज हम पढ़ते हैं भीड़ में खोया आदमी। अर्थात यहाँ पर जो है उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर विशेष रूप से जोर दिया है कि जनसंख्या वृद्धि होने पर उसका जो दुष्प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ता है और उसका मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वो उन्होंने यहाँ पर समझाने का हमें प्रयत्न किया है। ठीक है, तो कहानी जो है आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा है, भीड़ में खोया आदमी मतलब किस तरह से आदमी जो है आजकल भीड़ में खो गया है। यानी इतना अधिक जनसंख्या हो गया है कि मनुष्य जो है अपने आप को भीड़ में खो दे रहा है। ठीक है, तो ये अगर अपने आप को भीड़ में खो देंगे तो फिर हम अपने अस्तित्व की हम पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है किस तरह से हम मनुष्यों को जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए और जनसंख्या वृद्धि का क्या दुष्परिणाम होता है वो भी इस कहानी में बताने का प्रयत्न किया गया। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र है वो है श्यामलाकांत जी हैं। ठीक है, जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं और जिनका परिवार काफ़ी बड़ा है और स्वयं लेखक भी जो है इस कहानी में मौजूद हैं, जो कि अपने मित्र श्यामलाकांत की जो परिस्थितियों को देखते हैं और फिर उनको देखकर ही जो है वो बताते हैं कि इस तरह का परिवार इतना अधिक विस्तृत अगर बड़ा परिवार हम बनाते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम भी होता है वो भी उन्होंने यहाँ बताने का प्रयत्न किया है। तो स्वयं लेखक पर्वतीय जी भी यहाँ मौजूद है, उनका जो मित्र है श्यामलाकांत जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है वो भी यहाँ पर मौजूद है। श्यामलाकांत के 2 बेटे हैं जिनका नाम है जो बड़ा बेटा है उसका नाम दीनानाथ है और जो छोटा बेटा है उसका नाम है सुमन। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टोरी क्या बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिया गया। देखो पहले लाइन में ही लिख दिया गया है कि जो ये जो कहानी जो है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। ठीक है, अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा और अगर पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर श्यामलाकांत जी का जो उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिया है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लेखक ने दिया है। तो लेखक बोलते हैं कि अगर हर मनुष्य ये समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो नियंत्रण नहीं करता है तब क्या होगा कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि इतना अधिक भीड़ हो जाएगी और उससे उत्पन्न होने वाली जो समस्या वो इतनी अधिक हो जाएगी कि हम उसमें ही खोकर रह जाएंगे। फिर हमको समझ में ही नहीं आएगा कि हम कहाँ पर हैं। ठीक, हमारा अपना अलग क्या अस्तित्व है। ठीक है, तो यह कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याओं समाधान की ओर अग्रसर करती है। तो मैंने आपको पहले कह दिया कि जो कथा है वो इस समस्याओं का जो समाधान बताने के लिए हमको यहाँ पर ये कहानी को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो हमारे देश के लिए जो आवश्यक है और हमारे भविष्य के लिए जो आवश्यक है उन सब चीज़ों को इस निबंध में, इस कहानी में बताने का प्रयत्न किया गया ताकि हम भी जो है जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने में अपनी एक अहम भूमिका को निभा सकें। ठीक है, बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार का, अनियोजित मैंने जिसका कोई प्लानिंग से जो नहीं हुआ है परिवार। ठीक है, परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि बाबू श्यामलाकांत ने जो परिवार में वृद्धि की है, जिन्होंने कोई सोचा नहीं, प्लानिंग नहीं किया है कि कितना परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए या परिवार छोटा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कुछ भी प्लानिंग नहीं किया बल्कि बड़ा सा परिवार कर दिया। तो उससे परिवार का जो सुख और जो संपन्न होने की जो दिशा में कि सभी, अगर परिवार बड़ा होगा तो क्या प्रत्येक परिवार के सदस्यों को सभी जीवन का सभी सुख मिलेगा या वो संपन्न रहेगा, मतलब खुशहाली से परिपूर्ण रहेगा कि नहीं, ये सब दिशाओं में हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बताया गया है। मेरे एक अभिन्न मित्र है, तो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं, पर्वतीय जी बोल रहे हैं कि उनका एक अभिन्न मित्र, अभिन्न माने बहुत अच्छा मित्र है जिसका नाम है बाबू श्यामलाकांत।
ठीक है। सीधे साधे, तो श्यामलाकांत जी कैसे हैं? सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार और किंतु निजी जीवन में बड़े लापरवाह। तो बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, साधे हैं, परिश्रमी, ईमानदार, लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है कि काफ़ी लापरवाह है। किसी चीज़ को जो है अगर लापरवाह करे तो बिल्कुल लापरवाह ही कर देते हैं। ठीक है। उम्र में मुझसे छोटे हैं, तो लेखक बोल रहे हैं कि वो उनसे छोटे हैं उम्र पर, अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। दैट मीन्स अपना परिवार काफ़ी बढ़ा लिया है, जितना की आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है। पिछली गर्मियों में देख लेते हैं हम लोग। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। तो श्यामलाकांत जो है अपनी बड़ी बेटी की शादी कर रहे थे, तो गर्मियों का मौसम था, तो गर्मियों के मौसम में उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का जो है उनकी लड़की का शादी तय हुआ था, तो उन्होंने अपने मित्र पर्वतीय जी को भी शादी में आमंत्रित किया था। तो पर्वतीय जी जो है अपने अभिन्न मित्र है, काफ़ी अच्छे मित्र है, तो उनकी बेटी की शादी में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। ठीक है। तो पिछली गर्मियों में 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया, तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। तो जब अब श्यामलाकांत जी जो है उनके अच्छे मित्र हैं और उन्होंने पार्वती जी को अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया गया था, तो पार्वती जी को तो जाना ही था, अब अच्छा मित्र है तो जाना ही पड़ेगा। तो हरिद्वार जाने के लिए उन्होंने क्या किया, आरक्षण में रिजर्वेशन करने के लिए स्टेशन गए। और जब वहाँ पर और कब गए, 15 दिन पहले, मैंने शादी के 15 दिन, मैंने वहाँ पर हरिद्वार पहुँचने के 15 दिन पहले गए। मैं 15 दिन उन्होंने पहले रिजर्वेशन कराने के लिए वो स्टेशन गए, तो वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लोगों की लंबी कतार लगी, मतलब लंबी लाइन लगी हुई है। ठीक है। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई, तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। तो काफ़ी घंटों तक जो पर्वती जी जो है वो वेट करते रहे कि उनका नंबर आए, तो फिर वो अपना रिजर्वेशन कराए हरिद्वार के लिए। और जब उनका नंबर आया और जब उन्होंने कहा कि मुझे हरिद्वार जाना है, तब उनको पता चला कि किसी भी गाड़ी में कोई भी स्थान खाली नहीं है, मैंने उनको रिजर्वेशन मिला ही नहीं। ठीक है। जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। तो लेकिन क्या करते हैं, बोले जाना तो जरूरी था, बोले मित्र ने इतना अच्छे से मैंने इतना प्रेम से आमंत्रित किया है, तो वो तो उसको ठुकरा नहीं सकते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तय किया कि मैं बिना रिजर्वेशन के ही चला जाऊँगा। ठीक है। ऐसे भी करके पहुँच जाऊँगा। तो घंटों पर जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी, तो क्या हुआ, अब जिस दिन उनको जाना था तो वो स्टेशन में पहुँचे। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने को भी जगह नहीं, और प्लेटफॉर्म पर चलने वालों की भीड़ ज़बरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी हुई है। तो वो जिस दिन उनको जाना था हरिद्वार, तो वो स्टेशन में पहुँचे, और जब गाड़ी आई तो क्या देख रही है, गाड़ी जो पूरी तरह से भरी पड़ी हुई है, मैंने पूरा तरह से भीड़ भरा हुआ है, मैंने एक जगह पैर रखने के लिए जगह भी नहीं है। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म में भी काफ़ी भीड़ है, लोग जो है धक्का धुक्की करने में लगे हुए हैं। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। तो पार्वती जी बोल रहे हैं कि मेरे पास तो कोई सामान नहीं था, ज़्यादा बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी मुझे कुली की सहायता लेनी पड़ी। ठीक है। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर ना ढकेला होता। लेकिन कुली ने क्या किया, जब सामान लेकर अंदर जाने लगा दरवाजे के रास्ते से ट्रेन में, तो उसको जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था, इतना भीड़ था कि लोगों जा ही नहीं पा रहा था। तो अंत में कुली ने क्या किया, उसने खिड़की से जो है लेखक को अंदर की ओर ढकेला। ठीक है। गाड़ी नहीं ढकेला तो गाड़ी छूट जाती है, मतलब इतनी भीड़ थी, अगर वो वेट करते रहते कि वो दरवाजे के माध्यम से गाड़ी के अंदर प्रवेश करे तो शायद गाड़ी छूट जाती। तो अंत में कुली ने क्या किया, कुली ने अपना दिमाग लगाया और उसने खिड़की के माध्यम से जो है लेखक को अंदर की ओर ढकेला, नहीं तो गाड़ी छूट जाती। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। ठीक है। तो एक स्टेशन आया जिसका नाम था लक्सर, वहाँ से उसको गाड़ी बदलनी थी और फिर हरिद्वार के लिए पकड़ना था। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ कि पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है, पटी नहीं भरी पड़ी होगा। ठीक है। भरी पड़ी है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो जब लक्सर में उनको रुकना था, लक्सर आने का समय हो गया, तो उन्होंने सोचा कि मैं अभी उतरना है, तो अपने दरवाजे के पास जाकर खड़ा होता, लेकिन दरवाजे के पास जाने का उनको मौका ही नहीं मिला, इतनी भीड़ है कि दरवाजे तक वो जा ही नहीं पाए। मैंने अंत में हार करके उनको फिर से खिड़की से ही मैंने बाहर निकलना पड़ा। ठीक है। और जब खिड़की से वो जो बाहर के कूदते हैं, तो तब क्या देखते हैं कि पूरी ट्रेन की छत जो है यात्रियों से पड़ी हुई है, मैंने जो ट्रेन की जो छत है उसमें भी लोग जो है बैठे हुए हैं। ठीक है।
सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। तो वहीं पर खड़े होकर सोचने लगे पार्वती जी की, बोले कि देखो ट्रेन की छत पर बैठना तो बहुत खतरनाक है, पता ना। तो बोले कब क्या हो जाए, अब कब प्राणों पर संकट आ जाए, लेकिन फिर भी लोग जो है अपने प्राणों पर संकट लेके जो छत पर बैठ कर जो यात्रा कर रहे हैं। तो लोग पार्वती जी सोचे ऐसा ऐसा मतलब कारण क्या है, क्यों लोगों को ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इन लोगों को रेल के नियम व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है, क्यों लोग जो है हर तरह के नियमों का खंडन कर रहे हैं, क्यों नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है। हरिद्वार पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ जो है मैंने श्यामला जो ये था पार्वती जी थे, वो उसने पहले से ही श्यामलाकांत जी को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ बोले शादी में। तो श्यामलाकांत ने अपने बड़े बेटे दीनानाथ को जो है अपने मित्र पार्वतियों को हरिद्वार के स्टेशन से लाने के लिए भेजा, ठीक है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया। तो जब उनकी ट्रेन जो है फिर वो वहाँ पहुँचे, जब पार्वती जी जब हरिद्वार पहुँचे स्टेशन पर, तो देखते हैं कि श्यामलाकांत का जो बड़ा बेटा है दीनानाथ वो उनको वहाँ पर लेने आया है। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए। तो दोनों बातचीत करते करते आगे बढ़ रहे थे। तो श्यामलाकांत का जो बड़ा बेटा दीनानाथ था, उसे पार्वती जी को पता चला कि उसने पढ़ाई पूरी कर ली है और पढ़ाई करके 2 वर्ष उसको हो गए, ठीक है। अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली है, ठीक है। तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। तो फिर उसने बताया दीनानाथ ने कि बोले 2 साल हो गए। तो सब बात करते करते बात में निकला होगा कि उसने पूछा होगा पार्वती जी ने कि तुमने क्या पढ़ाई की है। तो फिर दीनानाथ ने बताया होगा कि हाँ मैं 2 वर्ष हो गए पढ़ाई करके, और तब से मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली है, ठीक है। मैंने पूछा अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं। तो फिर पार्वती जी ने उनको बोला, उसको मैंने उसके बेटे को बोला, श्यामलाकांत के बेटे को बोला कि देखो अभी तो बोले सब जगह एक्सचेंज ऑफिस खुल गया, रोजगार के लिए कार्यालय खुल गए हैं, वहाँ पर अपना नाम लिखा देने से फिर उन लोग कहीं पर नौकरी खा देने से तुमको बुलाते हैं। तो ऐसा बोले तुम लोग वहाँ पर क्यों नहीं लिखाया मेरा नाम, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। मैं कहने लगा चाचा जी वहाँ भी गया था, पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तो फिर दीनानाथ जो है वो बोलने लगा लेखकों के चाचा जी मैं तो वहाँ पर भी गया था बोले, ठीक है। और दिन भर खड़ा रहने के बाद में जब मेरी बारी आई तो वहाँ का जो एक्सचेंज ऑफिस का जो मैंने वही का रोजगार कार्यालय का जो एक ऑफिसर है वही मुझे बोलता है कि देखो भाई मैं तुम्हारा नाम तो लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जल्दी नौकरी पाने की तुम आशा मत करना, क्योंकि मुझसे भी आगे बहुत सारे लोगों ने अपना वहाँ पर नाम लिखाया है, तो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। अगर तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से ही इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं, माने तुम्हारी योग्यता माने तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है सेम क्वालिफिकेशन के बहुत सारे लोगों ने जो है तुमसे पहले भी अपना नाम यहाँ पर लिखा दिया है, इसलिए तुम उम्मीद मत करना कि तुम आज लिखा है तुमको कल ही नौकरी का कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सोचने लगा जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भड़क रही होगी, ठीक है। तो फिर लेखक जब ये बात सुनता है तो वो सोचने लगता है बोले क्या अवस्था हो गई है बोले हमारे देश की, बोले ठीक है कि एक छोटा सा गांव में भी जो है इस समस्या है, तो हमारे बड़े बड़े शहरों में इसकी क्या अवस्था होगी, ठीक है। शहरों में बेरोजगारों में कितनी भीड़ भड़कम रही होगी। तो ये सब जो है पार्वती जी दीनानाथ की बात सुनने के बाद में सोचने लगे। भीड़भड़कम हुआ है, दूर दूर तक कई कॉलोनी बन गई है, फिर भी मेरी तरह के न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही यह दुष्परिणाम है, जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। तो फिर पार्वती जी सोच रहे हैं कि देखो आजकल तो कहीं पर भी निगाह उठा के देखो तो हर जगह जो कॉलोनी घर और मकान बन गए हैं, ठीक है। फिर भी जो है इतना सारा घर हो गए, इतना सारा मकान लेके फिर भी लोगों को जो है रहने के लिए छत नसीब नहीं हो जाता है, ठीक है। होने के बावजूद भी मैंने मकान की समस्या मैंने बनी हुई है, मकान खोजने के लिए भटकना पड़ता है हमारे देश। तो बोले ये सब जो फिर बाद में वो निर्णय में आते हैं, मैंने अंत में निष्कर्ष पर आते हैं कि ये सब इन सब का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। आबादी ही इसका दुष्परिणाम है, ये आबादी का दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन मकान और खाद्य नहीं बढ़ रहे, माने जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन उसका जितना मकान होना चाहिए उतना मकान नहीं है, और जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जितना मैंने खाने के लिए अनाज होना चाहिए उतना अनाज नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पर सभी लोग जो है क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को कुचल कर आगे बढ़ने आगे अपनी चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, उससे का धक्का धुक्की हो रहा है, सब कुछ छल कपट भी यहाँ पर हो रहा है। तो आज हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है।
ठीक है, तो आप यहाँ तक पढ़िए, देखिए, यदि कोई समस्या होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टोरी के जो मैंने कैरेक्टर्स है वो भी ध्यान में रखिए। अब तक हम लोग ने यही पढ़ा है कि मैंने यहाँ पर जब मैंने पार्वती जी स्वयं अपने मित्र के घर गए और मित्र के घर की अवस्था को भी देखा, तब भी उनको समझ में आया और मैंने बहुत अच्छी तरह से फिर वो बात को समझा पाया कि ये सब जो है जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम ही है। एक जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो क्या हुआ, हम मनुष्यों के लिए मकानों की आवश्यकता पड़ेगी और वे उतना खाद्यान्न की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना पर तो मुश्किल होगा। जितना ज़्यादा मनुष्य होंगे उतनी सारी चीज़ों का डिमांड भी तो होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस स्टोरी के माध्यम से हमें यही बताने का प्रयत्न किया है कि हम मनुष्यों को, हर एक मनुष्य को जो है इस संसार में बढ़ती हुई जनसंख्या में वृद्धि जो हो रही है उस पर रोक लगाने में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, तो आज तो मैं वहीं तक आपको पढ़ाई हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आप इसे पढ़िए, देखिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।